बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिर्फ तफसीलात बताने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी हिम्मत जोड़ के मुझे आपसे पहली मर्तबा यानी मुझे कभी भी इतना मुश्किल नहीं हुआ बात करना इस कैमरे को देखकर। ये मुश्किल है काफ़ी, और जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो अब तक की हैं, क्योंकि बेशुमार लोग कह रहे हैं कि हमें बताएं। इस वक्त मेरा 4 मुख्तलिफ लोगों से रब्ता है और उनमें से 3 लोग अरशद भाई की डेड बॉडी के करीब मौजूद हैं। वहीं पे जिस जगह ये वक़ूआ हुआ है उससे लगभग कोई 70 से 80 किलोमीटर दूर वो एरिया मुर्दा खाना है जहाँ पे अरशद शरीफ भाई को पहुँचाया गया, और वहाँ पे इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पोस्टमार्टम हो रहा है उनका। और मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि पोस्टमार्टम में लगभग 2 घंटे 1.5 घंटा इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद वो बाकी कार्रवाई के बाद बॉडी हमारे हवाले करेंगे। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप जो हमारा इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप बंदोबस्त करें, क्योंकि बॉडी को बॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा और उससे पहले कुछ अद्वियात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और वो बॉक्स फिर नहीं खोला जाता। तो मैंने उनसे कहा कि मुकम्मल जो इस्लामी आदाब हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक गुस्ल देने के बाद आप उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। तो जो दोस्त वहाँ मौजूद हैं उन्होंने वादा किया है कि वो हमारी कमी वहाँ नहीं होने देंगे। और इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये कल रात का इंसिडेंट था। उनकी पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक्चुअली पहचाना नहीं, गलती से गलत लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है और गोली चली, और उसमें मकामी जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 गोलियां उन्होंने चलाई हैं, एक टायर को भी लगी है और मुख्तलिफ गाड़ी के एरिया से हिट हुई हैं, और एक गोली जो है वो अरशद भाई के जो सर में लगी है वो काज ऑफ डेथ बताई जा रही है, उसकी वजह से वो शहीद हो गए। पाकिस्तान में सुबह से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे ख्याल में अरशद भाई की डेड बॉडी को आने दें, उनको शाया निशान तरीके से हम दफन कर लें, सपुर्दे खाक कर लें, तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। सवालात तो हमारे दिमाग में बहुत हैं। कीनिया क्यों उनको जाना पड़ा, यूएई से क्यों उनको भागना पड़ा, पाकिस्तान से क्यों उनको छोड़कर जाना पड़ा, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में। हमें पता है, एक एक बंदे को जानते हैं जिसने उनका जीना हराम किया हुआ था। एक एक बात मेरे भाई ने मुझे बताई थी, मेरे दोस्तों को बताई थी, हम सबको पता है। इसके ऊपर कोई भी सियासत ना करे, ये सीधा सीधा एक जुल्म है जो इस मुल्क में हुआ है और उसको भेड़ियों तक पहुंचाया गया है। अब उन्होंने क्यों मारा है, इसके ऊपर कीनिया में क्या इंक्वायरी होगी। पाकिस्तान में साना मॉडल टाउन आज तक साबित नहीं हो पा रहा, कीनिया में अरशद शरीफ का कत्ल साबित होगा। कीनिया की पुलिस के बारे में ज़रा कीनिया के सहाफ़ियों की राय लेकर देख लें, कीनिया की पुलिस के बारे में ज़रा कीनिया के लोगों की राय लेकर देख लें, तो सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। जो लोग यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्टें कहते हैं जी बड़ी शानदार हैं, वो अब कीनिया की पुलिस की रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। हमारे दिल पहले ज़ख्मी हैं, उसके ऊपर और घाव लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अरशद अब वापस नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ और इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम अरशद शरीफ को डिज़र्व नहीं करते थे। हम 22 करोड़ लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि एक सच बोलने वाले आदमी को अपने मुल्क में संभाल लेते। 22 करोड़ के लिए बोलने वाला 22 करोड़ लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, उनके रहमो करम के ऊपर, जिन्होंने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी। हम सबसे बेहतर था, हम सबसे बहादुर था, हम सबसे अच्छा इंसान था, हम सबसे बड़ा आदमी था, और हम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। मैंने एक दिन कहा था कि अरशद शरीफ हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। हर वो आदमी जिसने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया, उसने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हर वो आदमी जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा, उसने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हमें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत तकलीफ़ दी है।
ہم یاد رکھیں گے۔ ارشد شریف کی والدہ کا ایک ہی حکم ہے کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ اور شایان شان طریقے سے اس کو دفن کرو۔ جیتے جی آپ لوگوں نے ایک بہادر اور سچے آدمی کی قدر نہیں کی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اس کے جانے پہ یہاں پہ لوگوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ جس ملک میں وہ گیا وہاں پہ اس کے لیے جینا حرام کر دیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا؟ سب کو پتا ہے۔ وہاں سے اگلے ملک میں چلا گیا۔ کیا ایسے ہی وہاں چلتے ہوئے آدمیوں کو سڑکوں پہ مار دیا جاتا ہے حادثات میں؟ کیا گولی صرف ارشد شریف کو ہی لگنی تھی؟ بہت سارے سوالات ہیں، ہم پوچھیں گے۔ وہاں کے صحافی، وہاں کے لوگ، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتائیں گے۔ ایسے قتل چھپا تو نہیں رہ جائے گا۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ حالات کس نے پیدا کیے ارشد شریف کے لیے، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کی یہ خواہش کہ میرے بیٹے کی تدفین اس کے شایان شان ہونی چاہیے، یہ ضرور پوری کیجیے گا۔ میں یہاں پہ موجود ہوں، میں نے کینیا کا ویزا بھی حاصل کیا ہے، لیکن مجھے وہاں دوستوں نے منع کیا ہے کہ آپ کے آنے میں اور جانے میں ٹائمنگ مس میچ ہو جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج رات تک ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ارشد بھائی کی ڈیڈ باڈی کو روانہ کریں وہاں سے۔ تو یہ کوئی 10 گھنٹے 11 گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کل صبح تک شاید ڈیڈ باڈی پاکستان میں پہنچ جائے۔ تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو وہ پروٹوکول آپ دیجئے گا جو ایک ہیرو کو زندہ قومیں دیتی ہیں۔ زندگی میں تو ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ سارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ جتنے لوگ اچھل کود کر رہے ہیں، یہ جتنے لوگ اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، یہ جتنے لوگ اس وقت ہمارے دلوں کو چھنی کر رہے ہیں، ان سب کو جواب دیں گے، بتائیں گے ان سب کو۔ یہ بھی بتائیں گے وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ارشد پاکستان پہنچے تو جب وہ پاکستان کو چھوڑ رہا تھا تو وہ اکیلا محسوس کر رہا تھا، تنہا محسوس کر رہا تھا، کمزور۔ ان طاقتور لوگوں کے سامنے چٹان کی طرح وہ کھڑا رہا، لیکن اکیلا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو اس کو اکیلا نہیں لگنا چاہیے۔ ہم سب جائیں گے اور آپ سب کی راہ دیکھیں گے۔ ارشد کو آخری آرام گاہ تک ہم سب کو مل کر لے کر جانا ہے، اب اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ بہت شکریہ آپ کا۔